अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो लेक्चर नंबर 6 के अंदर आप तमाम 12th साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैप्टर के अंदर अभी हम बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन देख रहे थे। हमारे दो एप्लीकेशन हो चुके थे, जिसमें हमने पहला जो एप्लीकेशन देखा था बायो सेवर्ट लॉ का, उसमें हमने एक लामहदूद लंबाई का एक मौसिल तार लिए थे और उसके अतराफ़ में जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है उसकी हमने इंडक्शन के लिए ज़ाब्ता अख़ज़ की थी। इसी तरह से हमने दो स्ट्रेट वायर लिए थे जो कि एक दूसरे से पैरेलल थे, तो उनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होती है उसके लिए हमने ज़ाब्ता अख़ज़ किए थे। आज का हमारा तीसरा एप्लीकेशन जो है बायो सेवर्ट लॉ का, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो हम इसका बायो सेवर्ट लॉ का तीसरा एप्लीकेशन आज देखने वाले हैं, जो कि है एक सर्कुलर आर्क के लिए। सर्कुलर आर्क यानी दायरे का जो कॉस होता है। अब हमारे पास में जो कंडक्टर है, जो मौसिल है, वो काय की शक्ल में है, एक कर्व की शक्ल में है। जैसे सर्कल का एक कर्व होता है, आर्क होता है, कॉस होता है, उसकी शक्ल में हमारे पास में क्या है, कंडक्टर है, मौसिल तार है, जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं। शक्ल में ए बी जो है वो कर्व, हम सर्कुलर क्या है हमारा आर्क है, एक कॉस की शक्ल में क्या है हमारा मौसिल तार है। ठीक है, अब ये मौसिल तार में से हम जब बरकी रॉ गुजारेंगे तो हमें पता है कि उस मौसिल तार में से जब बरकी रॉ गुजरेंगी तो उसके अतराफ़ में क्या होगा, मैग्नेटिसी मैदान तैयार होगा। तो जो मैग्नेटिसी मैदान तैयार होगा, ठीक है, तो पॉइंट ओ के ऊपर, यानी पॉइंट ओ क्या है इस कर्व का, ठीक है, इस कर्व का क्या है, ये सेंटर है। तो इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस कर्व की वजह से, इस कर्व सर्कुलर आर्क के अंदर से जब बरकी रॉ गुजरेंगी तो उसके सबब ये मरकज़ी नुक्ता जो है ओ, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी उसके लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अख़ज़ करना है। किसकी मदद से, बायो सेवर्ट लॉ की मदद से हमको क्या करना है, इस मरकज़ी नुक्ता ओ के ऊपर हमको मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको ज़ाब्ता क्या करना है, अख़ज़ करना है। तो यहाँ पर आपको बस सिंपली इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारा कंडक्टर है वो कर्व की शेप में है, एक सर्कुलर आर्क है, एक दायरवी कॉस की शक्ल में क्या दिया गया है, हमको कंडक्टर दिया गया है। ठीक है, उसका ये वाला सिरा ए है और ये वाला सिरा बी है, या आप इसको कॉस ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कॉस ए बी के दरमियान बनने वाला जाविया क्या है, थीटा है। और यहाँ पर आर जो देख रहे हैं आप, वो आर क्या है, उस जो हम दायरे के अंदर दायरा लेते हैं उसके अंदर दायरे का क्या है, ये निस्फ कुत्र है। ठीक है, तो इसलिए कॉस का यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट ओ के दरमियान का जो फासला हम लेते हैं वो आर है। ठीक है, जिस नुक्ते पर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं, कंडक्टर से हम जो फासला लेते हैं वो आर है। तो अब ये सर्कुलर आर्क की शक्ल में, एक दायरवी कॉस की शक्ल में, इसलिए जो आर होगा हमारा वो दायरे के मुताबिक हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, निस्फ कुत्र बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमको पता है बायो सेवर्ट लॉ अप्लीकेबल होता है किसी कंडक्टर में हमको एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करना पड़ता है। हम पूरे पार्ट के लिए बाद में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे कर्व के अतराफ में इस पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके लिए हम ज़ाब्ता अख़ज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बायो सेवर्ट लॉ बायो सेवर्ट लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो हम कंडक्टर में क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं, एक पार्ट कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ क्या होती है, डी एल होती है। ये डी एल क्या होता है, एक हमारा बहुत छोटा सा क्या होता है, एक पार्ट होता है इस कंडक्टर का जिसकी लेंथ बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, एक पॉइंट होता है ऐसे समझ लीजिए आप। अब उस पॉइंट को हमने थोड़ा यहाँ पर आपको इसको बोल्ड करके बताया कि दिखना चाहिए शक्ल के अंदर। ठीक है, तो आप कंसीडर कीजिए कि जो पॉइंट है ये एक हमारा जैसे नुक्ता होता है उसी की तरह क्या है, ये एक नुक्ता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये नुक्ते की जो लंबाई है, ये जो छोटा सा पार्ट है उसकी जो लंबाई है वो हमारी क्या है, डी एल है। ठीक है, अब ये डी एल के सबब इस पॉइंट ओ पर, यानी मरकजी नुक्ता ओ पर जो मैग्नेटिसी इमाला बनेगा वो डी बी बनेगा। ठीक है, फिर बाद में हम बायो सेवर्ट लॉ की मदद से जो हमको फार्मूला मिलेगा हम उसको इंटीग्रेशन में रख देंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट रहेंगी हमारे पास में पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान हमको इस कर्व की वजह से इस पॉइंट ओ पर बनने वाला मैग्नेटिसी मैदान पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायो सेवर्ट लॉ इस छोटे से पार्ट के ऊपर, ये जो पार्ट हमने जिसकी लंबाई डीएल कंसीडर किए उसके लिए हम इसको अप्लाइड करेंगे। अब जैसा मैंने बताया आपको शक्ल के बारे में, आपको इस तरह से लिखना है, आपको नोट्स में इस तरह से लिखा के दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बायो सेवर्ट लॉ को यूज़ करेंगे। तो आपको पता है बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है, डी बी, हमने इससे पहले इसकी तारीफ भी पढ़ चुके हैं। डी बी जो होता है किसी भी मैग्नेटिसी मैदान का जो मैग्नेटिसी माला होता है वो इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्रॉस आई इंटू डी एल
अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा होगा दायरा, जब आपने पढ़े 10 के अंदर आपने दायरा पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि जब हम किसी नुक्ते पर टेंजेंट खींचते हैं, समझ लो ये नुक्ता है, इस पर हमने टेंजेंट खींच लिए, एक ममास खींच लिए, तो निस्फ कुत्र उस ममास पर क्या होता है, हमेशा उमूदन होता है। दायरे का जो निस्फ कुत्र होता है वो टेंजेंट के ऊपर, टेंजेंट बोले तो एक नुक्ता दायरे के ऊपर जिसके ऊपर से एक खत गुजरता है, उसके ऊपर क्या होता है, ममास होता है। तो ये वाला जो लाइन है हमारा, तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या है, एक टेंजेंट है, ये रेडियस हमारा टेंजेंट है। तो यहाँ एंगल कितने का बनेगा, 90। अब कहीं पर भी आप नुक्ता कंसीडर करो, यहाँ नुक्ता कंसीडर करें आपने, और ये आपका आर है, तो उस नुक्ते के लिए आर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, यानी यहाँ पर उस नुक्ते के दरमियान और इसके दरमियान बनने वाला एंगल कितना रहेगा, हमारा 90 का एंगल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम यहाँ से साइन थीटा को क्या कर देंगे, यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये निकल गया, ये छोटे से जो पार्ट हमने कंसिडर किए थे इस सर्कुलर आर्क में, तो उसके लिए पॉइंट ओ पर बनने वाला मैग्नेटिसी मैदान का इमाला ये है, ठीक है। बड़े इजी तरीके से, बड़े आसानी से हमने बायो सेवर्ट लॉ यूज़ किया और उसकी मदद से ये हमको मिल गया। अब मुझे बताइए आप यहाँ से यहाँ तक, अब ये तो हमने एक पार्ट के लिए निकाले, अब मुझे ए से लेकर पॉइंट बी तक के इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, उसकी वजह से इस पर क्या बन रहा है, मैग्नेटिसी मैदान का मैग्नेटिसी इमाला, इस पर पता करना है हमको। तो अब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के अगर मुझे मैग्नेटिसी इमाला पता करना हो इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दूंगा तरफेन को। हम इंटीग्रेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, आसानी से उस पूरे कर्व के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये सिर्फ एक छोटे से पार्ट के लिए हमको मैग्नेटिसी मैदान का मैग्नेटिसी इमाला मिला, लेकिन हम पूरे कर्व के लिए लेना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम, करने पर तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू इन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम अभी या आप इसको रख सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, अभी हमने निकाल दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसकी लिमिट देखिए, इसकी लिमिट क्या रहेंगी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, कहाँ से पार्ट ले रहे हैं हम मौसिल तार का, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएंगी, अभी लेंथ के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमको क्या करना है, हमको मैग्नेटिसी इमाला पता करना है। तो इंटीग्रेशन को हमने लिमिट कर दी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के हमको क्या करना है, उस कर्व सर्कुलर कर्व का जरिए तैयार होने वाला मैग्नेटिसी इमाला पता करना है पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर टर्म बची हुई हमारे पास में आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, क्या ये जो डी बी था, ये एक छोटे से पार्ट के लिए क्या था हमारा, छोटे से पार्ट के लिए हमारा मैग्नेटिसी इमाला था पॉइंट ओ पर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लग गया, तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको कि ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरे कर्व के जरिए इस कर्व ए बी के वजह से जो पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिसी इमाला बन रहा है उसके लिए ज़ाब्ता खस कर रहे हैं हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पूरे कर्व के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिसी इमाला पता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएंगी हमारी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर भी जो है वो रेडियस है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है, उसको भी हम इंटीग्रेशन से आगे निकाल लेंगे बाहर। आई भी जो है वो भी कांस्टेंट है, उस कंडक्टर के अंदर से बहने वाली बरकीराव, उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। अभी हम यहाँ पर डी एल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। डी एल बोले तो ये कॉस की लंबाई, डी एल क्या है, ये कॉस की लंबाई है। अब उसको इतने पार्ट की लंबाई डी एल थी, लेकिन अब इंटीग्रेशन लग गया तो ये पूरे कॉस की लंबाई, तो पूरे कॉस की लंबाई के लिए हमारे पास में ज़ाब्ता है, हमने पढ़ चुके हैं इसके बाद दायरवी हरकत के अंदर हमको पता है कि जो जाविये हटाव होता है थीटा, जावियाई हटाव बराबर क्या होता है, कॉस की लंबाई बटे निस्फ कुत्र, कॉस की लंबाई बटे निस्फ कुत्र। तो जाविया हटाव क्या हमारा थीटा, ठीक है, कॉस की लंबाई क्या हमारी एल और निस्फ कुत्र क्या हमारा आर। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमको निकाल सकते हैं आसानी से, तो एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, थीटा, आर उधर चले जाएगा, यानी थीटा क्रॉस आर, ठीक है। अब हमको इसको डेरिवेटिव कर देना है, इसको हमको डी एल के लिए डी एल की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको डेरिवेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एल इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी थीटा, छोटा सा एंगल डी एल के लिए कितना एंगल रहेगा, डी थीटा, और आर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सी पर होता है, इसलिए हमको ये वाला जो फार्मूला है एल इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, जब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करे, ठीक है, तो हमको ये मिल गया डी एल इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर। अब यहाँ देखिए इक्वेशन के अंदर डी एल है, तो डी एल की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, डी थीटा क्रॉस आर। तो ये जो इक्वेशन है किस तरह से बन जाएगी हमारी,
देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन की भी लिमिट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको a टू b रखते हैं, ठीक है, अभी आपको हम समझा देंगे a टू b, ठीक है। अब हमारे पास में i यहाँ ऑलरेडी पहले से था, ठीक है। तो dl की वैल्यू क्या मिली हमको, अभी आपको हमने बताया कॉस की लंबाई के ज़ाब्ते से हमने निकाले d थीटा क्रॉस r, ठीक है, इस तरह से मिली हमको। अर्थात नसबनुमा में क्या था हमारी इक्वेशन के आर स्क्वायर। अब यहाँ एक आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो ये आर से आर क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो b इज इक्वल टू क्या मिला हमको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अभी देखिए ए से बी, ये हमने कॉस के लिए लेंथ लिए थे, ए से बी तक ये कॉस था हमारा। अब यहाँ पर हम एंगल की मदद से भी ले सकते हैं, जाविया हटाओ पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, हमारा एंगल जो बनेगा वो लिमिट भी हो सकती है हमारी। तो यहाँ से जीरो से अगर हम शुरू करें, यहाँ एंगल कितना रहेगा, ए पॉइंट ए के लिए एंगल जीरो रहेगा, और यहाँ पॉइंट बी के लिए एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो हमारे पास में लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 टू थीटा, यानी कितना जाविया हटा हो रहा, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक की क्या हो रहा है, जाविया हटा हो रहा है। तो ये पॉइंट ए से बी जो लेंथ कंसीडर करे थे उसको हम एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो जीरो एंगल से ए पॉइंट पर एंगल क्या रहेगा, जीरो, और बी पॉइंट पर एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। इसलिए हम इसको इस तरह से लिमिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ बचेगा हमारे पास में आई डी थीटा अपॉन आर। अब आर जो है, आई जो है वो भी कांस्टेंट है, उनको भी इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। तो यहाँ मिलेगा हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्रॉस, आई भी बाहर निकल गया, आर भी बाहर निकल गया, 0 टू थीटा, इधर क्या बचा हमारे पास में, डी थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे हम, डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा सिर्फ, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्रॉस आई अपॉन आर, ठीक है। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा। इसकी लिमिट है, एक हमारे पास में 0 और एक है हमारे पास में थीटा। एक बार हम यहाँ थीटा रखेंगे, एक बार यहाँ पर 0 रखेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्रॉस आई अपॉन आर, ठीक है। अब थीटा रख देंगे, पहले इसकी वैल्यू थीटा माइनस, फिर इसकी वैल्यू 0, तो थीटा माइनस 0 ये लिमिट पुट होगी, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर बचेगा हमारे पास में थीटा। तो b इज इक्वल टू, ये फार्मूला आ गया हमारे पास में, म्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आई अपॉन आर क्रॉस थीटा। तो ये है इस कॉस, ये जो सर्कुलर आर्क की शक्ल में जो मौसिल तार है उसके, उसमें से जब बरकी रॉ गुजरेंगी तो नुक्ता ओ के ऊपर यानी मरकजी नुक्ते पर जो मैग्नेटिसी मैदान का मैग्नेटिसी हिमालय रहेगा वो हमारा ये फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अब थीटा जितनी भी डिग्री रहेगा, यहाँ समझ लो थीटा 40 डिग्री है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप 40, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे कर्व के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितना कर्व दिया आपको, जितना कॉस नुमा यहाँ पर तार दिया गया है, धाती तार, उसके ज़रिए सेंटर पर बनने वाला मैग्नेटिसी हिमालय आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सवाल का जवाब यहाँ पर हो गया। अब आप कंसिडर कीजिए कि ये जो तार है, ये जो कर्व शेप का हमारा सर्कुलर आर्क है, ये पूरा अगर सर्कल की शक्ल में होता तो थीटा इज इक्वल टू, हमको पता है अगर इस सर्कल की फॉर्म में अगर हमारा कर्व होती, ये पूरा जो दायरा होता, दायरवी शक्ल में अगर मौसिल तार होता तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता हमारा, बताइए आप। थीटा इज इक्वल टू होता हमारा 360 डिग्री, है ना। हमको पता है कि दायरे के अंदर जो जाविया हटा होता है पूरा, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2 पाई, 360 डिग्री हमारा क्या होता है, 2 पाई। तो पूरे सर्कल के लिए, दायरे के लिए, अगर दायरवी शक्ल में अगर पूरा कर्व है या हल्का है हमारा लूप है, तो उसके लिए तो कर्व के लिए हो गया। अगर पूरा दायरवी हल्का है तो उसके लिए हमारा मैग्नेटिसी हिमालय क्या रहेगा, सेंटर के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। अब थीटा की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 360 डिग्री, 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, b इज इक्वल टू मिलेगा हमको म्यू नॉट अपॉन, तकसीम में 2 बचा हमारे पास में, इधर है आई अपॉन आर, इधर क्या है हमारे पास में, इधर तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ ये जो फार्मूला मिला हमको, तो ये पूरे सर्कुलर लूप के सेंटर के ऊपर अमल करने वाला मैग्नेटिसी मैदान का मैग्नेटिसी हिमालय का जाब्ता है। कर्व के लिए ये रहेगा, ठीक है। और पूरा अगर सर्कुलर शेप में अगर हमारे पास में कंडक्टर है, मौसिल तार है, उसमें से बरकी रॉ गुजर रही है, तो उसकी वजह से जो सेंटर के ऊपर मरकजी नुक्ता, मरकज़ पर जो मैग्नेटिसी मैदान का मैग्नेटिसी हिमालय रहेगा वो रहेगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। अगर कर्व की शक्ल में अगर कोई कंडक्टर दिया जाए आपको, तो उसके लिए हमारे पास में फार्मूला रहेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर क्रॉस थीटा, ठीक है। अब हमारा अगला एप्लीकेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी हमारा कंडक्टर
सर्कुलर लूप की फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, जैसा कि अभी हमने इससे पहले आर्क के लिए देखे, सर्कुलर आर्क के लिए, फिर हमने पूरे सर्कल की शक्ल में देखे। अगर सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिसी मैदान बनता है उसके लिए हमने ज़ाब्ता अख़ज़ किए। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सर्कुलर लूप के अतराफ, अगर हमारे पास में कंडक्टर काय की फॉर्म में हो, एक सर्कुलर लूप की शक्ल में हो, एक दायरवी हल्के की शक्ल में हो, तो उसके महवर पर उसका जो सेंटर से जो महवर गुजरेगा, जिसको हम एक्सियल वो कहा एक्सियल कहते हैं, तो उस महवर के ऊपर मैग्नेटिसी मैदान के लिए हमको क्या करना है, ज़ाब्ता अख़ज़ करना है। तो आपको इसके ताल्लुक से ऐसा उर्दू में सवाल पूछा जाएगा कि बर्क़गुज़ार दायरवी हल्का नुमा तार के लिए मैग्नेटिसी मैदान में तार के महवरी मैग्नेटिसी मैदान के लिए ज़ाब्ता अख़ज़ कीजिए। एक बार दोबारा से सुनिए क्वेश्चन। एक आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर आपको एक सर्कुलर लूप दिया जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर आपको महवरी नुक्ते के ऊपर या कि उसके महवर के ऊपर आपको क्या पूछा जाएगा कि बर्की मैदान के लिए, मैग्नेटिसी मैदान के लिए मैग्नेटिसी इमाला फाइंड कीजिए, ठीक है। बर्क़गुज़ार दायरवी हल्की नुमा तार के महवरी मैग्नेटिसी मैदान के लिए ज़ाब्ता अख़ज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको मरकज़ पर नहीं पूछा, ठीक है। ये जो महवर है इसका, इस सर्कुलर लूप का जो महवर है जेड, जो अभी हम एक्सिस बता देंगे आपको, तो ये जो महवर जो यहाँ पर इस सर्कुलर लूप का है, तो उसके ऊपर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको ज़ाब्ता अख़ज़ करना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम को समझ ली करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से, जैसे हमने इससे पहले लिए, एक सर्कुलर लूप है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पर दायरवी हल्का है हमारे पास में, जिसमें से आय बरक़रार क्या हो रही है, बह रही है, ठीक है, यानी आय करंट क्या हो रहा है, इसमें से गुजर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने देखे कि भाई ये जो दायरानुमा कॉइल है हमारा, ये दायरानुमा जो हमारा लूप है यहाँ पर जो हल्का है, तो इसके मुस्तवी में दो महवर हमको मिलेंगे बिल्कुल, एक हमारा एक्स महवर और एक वाई महवर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इसको एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक मुहद्दिदी निज़ाम से हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कुलर लूप को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर लूप है, ठीक है। एक दायरवी हल्का है हमारा, जिसमें से हम बरक़रार गुजारने वाले हैं, ठीक है। ये इसका दायरे का क्या है, मरकज़ है, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम तीन कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स महवर है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट हमने लिए इसमें वाई महवर है, ठीक है। अब ये जो एक्स और वाई महवर है, तो वो क्या है हमारी, जैसे ये एक सरफेस होता है, जैसा ये पेपर है, तो पेपर के ऊपर हम लेते हैं एक एक्स महवर एक वाई महवर। तो इस तरह से एक्स महवर और वाई महवर क्या है, इस सर्कुलर लूप के मुस्तवी में मौजूद है, इसके प्लेन में मौजूद है, ठीक है। एक्स महवर भी और वाई महवर भी। तो आप यहाँ पर ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एक्स महवर भी हमारा इस पेज के ऊपर है और वाई महवर भी हमारा इस पेज के ऊपर है, और दोनों भी क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर उमूद है, ठीक है। अब तीसरा महवर दिख रहा है आपको, ये जो ओरिजिन से गुजर रहा है तीसरा महवर, तो तीसरा महवर कहाँ पर होगा, तो तीसरा महवर ये दोनों, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो तीसरा महवर है जेड, वो इस लूप के मुस्तवी पर, इस हल्के के, इस दायरवी हल्के के मुस्तवी पर वो क्या है, उमूद है। तो हम इसको आपको समझाते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको सिंपली आपको महवर को समझना है, ये आपका इस तरह से एक्स महवर है, ठीक है, और ये आपका समझ लीजिए आप वाई महवर है, ठीक है, ये भी पेज पर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये इस तरह से है वाई महवर और ये हमारा एक्स महवर है। तो जो तीसरा महवर है जेड, वो इस तरह से ऊपर की तरफ, आपकी तरफ, स्क्रीन की तरफ क्या है, इसका डायरेक्शन है, यानी ये तीनों जो महवर है एक्स वाई जेड, ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये भी यहाँ पर इनके साथ में ये भी 90 का एंगल बना रहा है, ये भी इसके साथ में 90 का एंगल बना रहा है। तो इस तरह से हमारे तीन महवर है, एक्स और वाई महवर मुस्तवी के अंदर मौजूद है, और जो जेड महवर है वो मुस्तवी पर क्या है, उमूदन है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से यहाँ तीन महवर बनाए गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्स महवर हो गया, ये वाई महवर हो गया, और ये जेड महवर हो गया। तो यही जो महवर है हमारा जेड महवर, तो इसको हम कह रहे हैं, इसी महवर के ऊपर हमको क्या करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। जैसे सवाल में देख रहे हैं आप, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बाय सर्कुलर लूप, ठीक है, यानी महवरी नुक्ते पर या महवर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके लिए हमको ज़ाब्ता अख़ज़ करना है। ना ही हमको एक्स महवर के ऊपर ज़ाब्ता अख़ज़ करना है मैग्नेटिक फील्ड का, ना ही हमको वाई महवर पर ज़ाब्ता अख़ज़ करना है मैग्नेटिक फील्ड का, बल्कि हमको जेड महवर के ऊपर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इतना आप याद रखिए। यहाँ पर हम इस तरह से इसको बता देते हैं आपको कि बी जेड के लिए हमको क्या करना है, फार्मूला अख़ज़ करना है। इतना आ गया आपको समझ में।
यानी हमको जो सवाल पूछा गया उसके मुताबिक हमको ये जो महवर है इसके ऊपर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, और हमारा जो कंडक्टर है वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लिया हमने कि ये हमारा कंडक्टर है, एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये उसका मरकज़ ओ है, तो उसका जो रेडियस रहेगा वो क्या है, हमारा कैपिटल आर है। ठीक है, उसके बाद में 3 एक्सिस बनाए, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों प्लेन में है, और जेड एक्सिस उनके उस प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, उम्मूद है। ठीक है, जेड एक्सिस आपकी तरफ है, आपकी स्क्रीन की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से 3 एक्सिस बता दिए हमने। ठीक है, अब हमको उसी एक्सिस के ऊपर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो हम क्या करेंगे, बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प लेंगे, और बायो सेवर्ट लॉ होता है एक छोटे से पार्ट को हमको कंसिडर करना पड़ेगा इस कंडक्टर के अंदर। तो हम यहाँ कंडक्टर का इस तरह से बरकी रॉ गुजर रही है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि सर्कुलर लूप है तो हमको यहाँ पर इस पॉइंट और उसके मुकाबिल के सामने का इस पॉइंट, यहाँ छोटे से 2 पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, छोटे से 2 पार्ट इस कंडक्टर के ऊपर कंसिडर करना पड़ेगा, और जिनकी लेंथ क्या है, डीएल है। ठीक है, इसकी भी डीएल है, इसकी भी डीएल है। ठीक है, अब इसके सबब इस महवर के ऊपर, जेड महवर के ऊपर, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, पॉइंट हम पॉइंट पी पर कंसिडर करते हैं, जैसे हमने पॉइंट ओ पर देखे थे पिछली शक्ल में, तो हम पॉइंट पी पर कंसिडर कर रहे हैं कि पी पॉइंट जो है वो हमारे जेड महवर के ऊपर कोई एक आम नुक्ता है। ठीक है, एक पॉइंट हमने वहाँ पर जेड महवर पर नुक्ता पी कंसिडर किए, तो इस डीएल के सबब इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिसी हिमाला बनेगा वो क्या है, हमारा डीबी है। ठीक है, तो हम पहले डीबी के लिए बायो सेवर्ट लॉ की मदद से हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिसी हिमाला बनेगा डीबी, उसके लिए हम बायो सेवर्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेटिसी हिमाला पता कर सकते हैं कि इस महवरी नुक्ते पर, इस नुक्ता पी पर इस डीएल के सबब, ये डीएल के अंदर से जो बरकी रॉ गुजर रही है आए, उसके सबब बनने वाला मैग्नेटिसी हिमाला कितना रहेगा। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ से डीबी पता हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, ये पूरे सर्कुलर लूप में से जब बरकी रॉ गुजरेंगी तो इस पूरे एक्सिस के ऊपर, इस पूरे एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिसी हिमाला अमल करेगा उसके लिए हमको ज़ाब्ता खस करना है। तो हम पहले शुरुआत कैसे करते हैं, हमेशा एक छोटा सा पार्ट लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने छोटा सा पार्ट लिए, उसकी लंबाई क्या है, डीएल है। इसके सबब इस जेड एक्सिस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किए, उस पर बनने वाला मैग्नेटिसी हिमाला क्या है, हमारा डीबी है। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब देखिए, ये जो मरकजी नुक्ता है ओ, तो उसका नुक्ता पी से जो फासला है, नुक्ता पी से मरकजी नुक्ता ओ का जो फासला है वो हमने स्मॉल जेड कंसिडर किए। ठीक है, इसी तरह नुक्ता पी से इस डीएल का जो फासला है वो हमने यहाँ पर आर कंसिडर किए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल रहेगा हमारा यहाँ पर निस्फ कुत्र, और ये हमारा रेडियस पोजीशन वेक्टर आर, इसकी सब इनके दरमियान बनने वाला जाविया क्या है, थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कि डीएल क्या होते जाएगा वक्त के मुताबिक, ये जो निस्फ कुत्र है आर और ये जो डीएल है ये वक्त के मुताबिक क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। अभी डीएल यहाँ पर है तो कुछ देर बाद डीएल यहाँ रहेगा, तो निस्फ कुत्र भी यहाँ आ जाएगा आर। तो आर यानी कैपिटल आर निस्फ कुत्र और डीएल क्या होते जाएगा, कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिसी हिमाला बनेगा डीबी, वो भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर डीबी को हम 2 पार्ट में क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है डीबी, ये एक वेक्टर है, तो यहाँ पर डीबी जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम होगा, इसके 2 जुज हमको मिलेंगे। एक इसका जुज रहेगा, जैसे हमने वेक्टर रिजॉल्विंग वेक्टर पढ़े थे, इस तरह से डीबी जो होता है वो भी यहाँ पर 2 हिस्सों में क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। तो इसका ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये इसका उमूदी जुज है, मैग्नेटिसी हिमालय का उमूदी जुज है, ये डीबी का ये क्या है, उमूदी जुज है, और ये इसका उफकी जुज है। ठीक है, उमूदी जुज जो है वो इस डायरेक्शन में है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, और जो उफकी जुज है डीबी जेड से बताया गया, इसका जो डीबी का जो पार्ट है, कुछ पार्ट काय पर है, जेड एक्सिस पर है। ठीक है, और कुछ पार्ट इस तरफ है, परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस के, तो इसको नाम दे दिया गया डीबी। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये परपेंडिकुलर का है, उमूद का है। ठीक है, तो ये डीबी का उमूदी जुज है और ये डीबी का उफकी जुज है, जिसको हमने डीबी जेड से क्या किए, यहाँ पर रिप्रेजेंट किए कि ये जो वाला जुज है डीबी जेड, ये जेड एक्सिस पर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो डीएल के जरिए पॉइंट पी पर बनने वाला जो मैग्नेटिसी हिमाला है वो डीबी है, वो 2 हिस्सों में क्या कर दिया हमने, उसको 2 हिस्सों में क्या कर दिया, तकसीम कर दिए। एक है उसका उमूदी जुज, ठीक है, और एक है इसका उफकी जुज। तो आपको पता है कि जो उफकी जुज होता है वहाँ पर हम एंगल लेते हैं थीटा, तो इस तरफ का जो पार्ट हो जाएगा हमारा वो कॉस हो जाएगा, यानी ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा डीबी जेड कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट रहेगा हमारा ये डीबी साइन थीटा हो जाएगा, है क्या नहीं, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा डीबी जेड कॉस थीटा, और ये पार्ट हो जाएगा हमारा डीबी जेड साइन थीटा। तो यहाँ पर
हमको किस पर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, हमको इधर नहीं पूछा गया, हमको पूछा गया है कि भाई एक्सिस के ऊपर, ये महवर के ऊपर, ये जो हमारा जेड एक्सिस है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पर क्या करना है, पता करना है। तो हम ये वाले पार्ट के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, फिर पूरे पार्ट के लिए, इस पूरे एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। ठीक है, तो हमारा यही कंपोनेंट जो है जेड एक्सिस पर जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक इंडक्शन का, उसी के लिए हम क्या करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको यूज़ करते हैं कि इस डीएल के सबब इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिसी माला बनेगा, इस डीएल के सबब इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिसी माला बनेगा, उसको हम बायो-सेवर्ट लॉ से पता कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, बायो-सेवर्ट लॉ अभी पढ़े हमने, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई इंटू डी एल। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा 1 हो जाएगा, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आर स्क्वायर आ गया आपको समझ में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस डीएल के सबब इस पॉइंट पी पर, यानी एक्सियल पॉइंट के ऊपर, इस महवरी नुक्ता पी के ऊपर जो मैग्नेटिसी माला रहेगा वो रहेगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक मुसल्लस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मुसल्लस दिख रहा है आपको, मुसल्लस ओ डी एल पी। ठीक है, ये देखिए मुसल्लस ओ, ये कॉर्नर होगा ओ, ये कॉर्नर होगा डी एल, और ये वाला कॉर्नर होगा पी। तो यहाँ एक मुसल्लस दिख रहा है आपको, मुसल्लस ओ डी एल पी। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फिसागोरस का मसला लगा सकते हैं, क्योंकि एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो फिसागोरस का मसला क्या हो जाएगा, यहाँ वित्र का मुरब्बा बाकी दो मानदह जिलों के मुरब्बे के मजमूए की क्या होता है, मसावी होता है। तो ये वाला जिला क्या रहेगा हमारा, निस्फ कुत्र दायरे का आर, तो इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये वाला जो जिला रहेगा वो रहेगा हमारा जेड, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमने मुसल्लस ओ डी एल पी में फिसागोरस का मसला हमने यहाँ पर लगा दिए। तो ये हो गया वित्र का मुरब्बा बाकी दो मानदह जिलों के मुरब्बे के मजमूए के मसावी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है ऊपर की, यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये रख सकते हैं यहाँ पर ये इक्वेशन में। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 ठीक है, इंटू आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल जेड स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल जेड है। ठीक है, हमारा एक्सिस जो है वो कैपिटल जेड है, तो आर स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 1। ये हमने सिर्फ डीएल के ज़रिए जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिसी माला मिला था वो इक्वेशन 1 में है। फिर यहाँ पर हमने इसी इक्वेशन 1 को हमने इस तरह से क्या कर लिए, इसको कन्वर्ट कर लिए। क्यों कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हमको आर की वैल्यू इस मुसल्लस से मिल गई फिसागोरस के मसले की वजह से। तो ये वाली इक्वेशन 1 जो है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई इंटू डी एल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। ठीक है, अब अभी हमने आपको समझाया कि जो डी बी है इसके दो कंपोनेंट है हमारे पास में। डीबी के कितने कंपोनेंट है हमारे पास में, 2 कंपोनेंट है। और हमको कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है, हमको डीबी जेड एक्सिस के ऊपर का जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया भी, डीबी जेड कॉस थीटा, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर जो डीबी जेड रहेगा वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया आपको कि जेड एक्सिस पर जो कंपोनेंट रहेगा डीबी का वो क्या रहेगा हमारा, डीबी जेड कॉस थीटा, है ना। यानी हमारा वहाँ पर डीबी जो रहेगा जेड एक्सिस पर, ठीक है, जेड महवर पर जो हमारा डीबी रहेगा वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा। डीबी जेड जो रहेगा हमारा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं डीबी कॉस थीटा, जो कि हमने आपको अभी बता दी। यहाँ पर हमारा इस जेड एक्सिस पर जो डीबी का कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, डीबी कॉस थीटा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देते। ठीक है, डीबी जेड इज इक्वल टू क्या है हमारा, डीबी कॉस थीटा। आपको पता है कि जिधर थीटा होता है उधर का ही हम उधर कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, हम उधर कॉस थीटा यूज़ करते हैं। और जो इधर की इस तरफ में जो थीटा के जो अपोजिट साइड में जो एंगल होता है उसके बाजू में जो एंगल होता है तो उसके लिए हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो जेड एक्सिस पर का हमारा कंपोनेंट क्या रहेगा, डीबी का, डीबी जेड इज इक्वल टू डीबी कॉस थीटा। ये होगी हमारी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। अब मुसल्लस देखिए आप, एक मुसल्लस ओ डी एल पी, मुसल्लस ओ डी एल पी,
ये मुसल्लस जो अभी बताया हमने, मुसल्लस ODLP, ठीक है। तो इसमें अगर इससे हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, मुकाबिल का ज़िला, ये देखिए यहाँ से कॉस थीटा मुकाबिल का ज़िला, इसका सॉरी कॉस थीटा बराबर होता है मुतस्सिला ज़िला बटे वित्र। तो मुतस्सिला ज़िला क्या है, ये वाला ज़िला R है, और ये वित्र क्या है, स्मॉल r है। तो कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा हमको, कैपिटल R यानी मुतस्सिला ज़िला बटे वित्र स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ से हमको कॉस थीटा मिल गया। R की वैल्यू हमारे पास में है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से R की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो R इज इक्वल टू, इधर की कुवत हटेंगे, इधर क्या मिलेगा, जजर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा R² प्लस Z²। यहाँ पर मैं कॉस थीटा की जो वैल्यू मिली मुझे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, अभी देखिए हमने अंडर रूट R² प्लस Z², ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई हमको R अपॉन अंडर रूट R² प्लस Z²। तो इक्वेशन 3 जो है, इसको हम इसके अंदर हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारी, DBZ, एक मिनट, DBZ जो इक्वेशन 3 है उसको देखिए आप, आपको दिख रही होंगी स्क्रीन में। DBZ इज इक्वल टू, ये DBZ DB, ठीक है, DB क्रॉस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं R अपॉन अंडर रूट R² प्लस स्मॉल Z²। इतना आ गया आपको समझ में। इक्वेशन 3 को हमने यूज़ किए, इक्वेशन 3 में हमने क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी। अब DB की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल चुके, ठीक है। DB की वैल्यू आप मसौद नंबर 2 में देखिए आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मसौद नंबर 2 ये DB ये है। पहले हम क्या करते हैं, ये जो DBZ है ये सिर्फ DL के ज़रिए हमको मैग्नेटिसी इमाला मिला। अब अगर हमको पूरा उस सर्कुलर लूप की मदद से उस एक्सिस पर अगर हमको मैग्नेटिसी इमाला निकालना है, उस महवर के ऊपर हमको पूरा मैग्नेटिसी इमाला पता करना है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर, ठीक है, क्योंकि पूरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो इसको इंटीग्रेशन लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DBZ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DB क्रॉस R अपॉन R² प्लस Z², इस पर है जजर। तो इस तरह से इक्वेशन ये थी सिर्फ DL के सबब उस पॉइंट P पर अमल करने वाला मैग्नेटिसी इमाला। अब हमको पूरे एक्सिस के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो तो हम इसको क्या कर लेंगे, इस टर्म को हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं कि टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी उस एक्सिस पर, उस Z एक्सिस पर, वो क्या रहेंगी, BZ रहेंगी, ठीक है। Z एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं हम, तो इसको BZ नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन है हमारे पास में, इंटीग्रेशन एज इट इज़। DB की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमारे पास, सॉरी इक्वेशन 2 में है, ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ये वैल्यू DB की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू DL अपॉन Z² प्लस R², ठीक है, Z² प्लस R² इंटू यहाँ पर ये DB की वैल्यू रख दिया। अब ये है हमारे पास में R अपॉन, ये लिख सकते हैं वैसा Z² प्लस R², ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर निकाल देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। अभी यहाँ से कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पर सभी है, ये Z भी कांस्टेंट है, P पॉइंट के लिए R भी कांस्टेंट है, यहाँ पर I भी कांस्टेंट है, μ0 अपॉन 4 पाई ये भी कांस्टेंट है। तो इन सबको अगर हम बाहर निकालते हैं तो पहले थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप, BZ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ μ0 अपॉन 4 पाई क्रॉस I इंटू DL अपॉन Z² प्लस R², ठीक है। अब R अपॉन इस Z, यहाँ इसके ऊपर जजर है, Z² प्लस R के ऊपर क्या है, जजर है। तो जजर की कीमत क्या होती है, 1/2। यहाँ पर इसकी कॉस की कीमत कुछ नहीं, यानी क्या 1 है। तो यहाँ तिरछी ज़रब हो जाएंगी, 2 × 2 प्लस 1, 3/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कॉमनली लिखकर इसका जो पावर रहेगा वो हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। इधर ये 2 से ज़रब हुआ, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये 1 है इधर 1/2 है, ठीक है। तो 2 × 2 तिरछी ज़रब होंगी इनकी, 2 + 1, ये हो जाएगा 2 + 1 3/2, यानी इसकी जो पावर रहेगा दोनों को एक साथ अगर लिखते हैं हम तो उनका पावर क्या रहेगा हमारा 3/2। तो ये इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए BZ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, I इंटू DL अपॉन Z² प्लस R², इसका पावर लिख सकते हैं पूरे का उसका 3/2 इंटू यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास R²। तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन इस तरह से क्या हो जाएंगी हमारी,
कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इनका जो पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। चलिए अब यहाँ से हमने अभी आपको बताया कि जो कांस्टेंट है उनको सबको हम बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ डीएल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, आर भी कांस्टेंट है निष्पत्र, उसको भी बाहर निकाल लेंगे तो पूरी टर्म निकल जाएंगी, बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन में डीएल। तो यहाँ पर बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऑफ 3/2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, सिर्फ इंटीग्रेशन किसको लगेगा डीएल को, वही बाकी जो टर्म है वो सारी कांस्टेंट है वो बाहर आ गई। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, यहाँ देखिए ये सिर्फ डीएल इतना था, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बोले तो ये पूरा सर्कुलर लूप का सरकमफरेंस, यानी दायरे का सरकमफरेंस हम बोल सकते हैं, दायरे का मोहित। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बोले तो क्या रहेगा हमारा दायरे का मोहित, तो हम यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह पर लिख सकते हैं बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्रॉस आई क्रॉस आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बोले तो क्या हमारा दायरे का मोहित। ठीक है, दायरे का मोहित हमको पता है कितना होता है, दायरे का मोहित होता है 2 पाई आर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्रॉस आई क्रॉस आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। दायरे का मोहित क्या रहेगा हमारा 2 पाई आर, दायरे का मोहित आ गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, ठीक है, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और इधर ये आर जरा आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ बी जेड मिलेगा हमको म्यू नॉट क्रॉस आई आर स्क्वायर अपॉन तकसीम में क्या बचा 2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला कि ये ज़ाब्ता जाहिर करता है दायरवी हल्का नुमा बर्क गुजार तार के महवरी नुक्ते पर मैग्नेटिसी इमाले की कद्र को ये ज़ाब्ता क्या करता है जाहिर करता है, यानी पॉइंट पी पर उस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से, पॉइंट पी पर उस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिसी इमाला क्रिएट होगा उसका ये ज़ाब्ता है। ठीक है, आ गया आपको समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपको पूछे, ये तो यहाँ आपका जो सवाल था वो कंप्लीट हो चुका कि पॉइंट पी पर उस पूरे सर्कुलर लूप के सबब वो तैयार होने वाला मैग्नेटिसी हिमालय ये है। अब आप कंसिडर कीजिए कि यहाँ ये पॉइंट पी जो है वो मरकज़ी नुक्ता ओ से जेड फासले पर है। अगर हम कंसिडर करें कि पॉइंट पी सेंटर पर आ जाए, अगर पॉइंट पी सेंटर पर आ गया तो जेड इक्वस टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जेड की कीमत 0 रख के देख लेते हैं कि अगर मरकज़ी नुक्ते पर अगर हमको निकालना हो मैग्नेटिसी माला तो z इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, z इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये z की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएंगी। ठीक है, ये जब 0 हो जाएंगी तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से हो जाएंगी बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट क्रॉस आई क्रॉस आर स्क्वायर अपॉन 2, जेड तो 0 हो गया, इसकी कीमत है आर 3/2। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पावर क्या बचेगा 3। तो बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट क्रॉस आई क्रॉस आर स्क्वायर अपॉन 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, आर का पावर क्या है 3, ये 2r ये 3r है, तो ये 2r से 2r ये 2r कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ एक r नीचे क्या है अभी भी तकसीम में बचा हुआ है। तो बी जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2r, सॉरी ये r तो कैंसिल हो गया ऊपर से। ठीक है, तो ये मिल गया हमको म्यू नॉट आई 2r। अब कंसिडर कीजिए आप, ये तो हो गया कि भाई अगर पॉइंट पी हमारा जो है अगर वो सेंटर पर आ जाए तो z इक्वस टू 0 हो जाएगा, तो ये फार्मूले पर से हमको ये फार्मूला मिल गया। ठीक है, अब कंसिडर कीजिए कि यहाँ एक ही लूप दिया गया था हमको, अगर ये लूप इस तरह से हो, ये एक लूप है उसके ऊपर एक और लूप है उसके ऊपर एक और लूप है, इस तरह से अगर लूप दिए हुए हो इसमें, ठीक है, सर्कुलर लूप हो, तो ये लूप जो है ये कॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरे कॉइल के अंदर जो हल्के रहेंगे, अगर यहाँ 2 हल्के हैं इस तरह से तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 हो जाएंगी, फिर यहाँ पर अगर 3 हल्के लिए तो एन की वैल्यू 3 हो जाएंगी, 4 हल्के लिए तो एन की वैल्यू 4 हो जाएंगी। तो अब कंसिडर करो कि वहाँ पर एक लूप ना होते वहाँ पर बहुत सारे हल्के हैं, वहाँ पर कॉइल की शक्ल में अगर हमारा मौसिल तार है तो वहाँ पर उन तमाम घुमाव के लिए हम एन कंसिडर कर लेंगे कि जितने भी घुमाव है उसके अंदर, तो ये वाला जो फार्मूला रहेगा तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो कॉइल की शक्ल में अगर हमारे पास में कंडक्टर है तो वो हो जाएगा हमारा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, तो अगर एक हल्का है उसमें तो एन की वैल्यू 1, अगर 2 हल्के है उसमें तो 2 लूप है उसके 2 घुमाव है इसके अंदर तो एन की वैल्यू 2, 3 घुमाव है इसके अंदर तो एन की वैल्यू 3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एन घुमाव के लिए। ठीक है, तो ये मिल गया हमको म्यू नॉट आई टू आर अपॉन 2 जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट क्रॉस आई क्रॉस आर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो ये फार्मूले को इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एन घुमाव के लिए।
ठीक है, एन राउंड के लिए। तो ये था हमारा कि दायरवी हल्का नुमा बर्की गुजार तार के महवरी नुक्ते पर मैग्नेटिसी इमाले के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत सिंपल है कि बर्क गुजार दायरवी हल्का नुमा, यानी यहाँ पर भी जो हमारा कंडक्टर है वो दायरवी शक्ल में है, सर्कुलर लूप की शक्ल में है। ठीक है, तो यहाँ पर तार के मैग्नेटिसी मैदान के लिए मैग्नेटिसी खतूत की वजाहत कीजिए। यानी अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मैग्नेटिसी इमाला नहीं निकालना है हमको, यहाँ पर ये बताना है हमको कि ये जो सर्कुलर लूप है इसके अंदर से जब बर्की रॉ गुजरती है, हमको पता है कि जब सर्कुलर लूप के अंदर से बर्की रॉ गुजरेंगी तो उसके अतराफ में क्या होगा, मैग्नेटिसी मैदान तैयार होगा। तो मैग्नेटिसी मैदान तैयार होता है तो मैग्नेटिसी मैदान में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, मैग्नेटिसी कुव्वत के खतूत होते हैं। तो मैग्नेटिसी कुव्वत के खतूत का डायरेक्शन किधर होता है, उसकी क्या करना है हमको, मैग्नेटिसी कुव्वत के खतूत की हमको क्या करना है, यहाँ पर वजाहत करना है। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर एक हमको सर्कुलर लूप दिया गया है। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है इस तरह से एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, इसके अंदर से हम आय बर्की रॉ गुजार रहे हैं। तो आय जब बर्की रॉ हम इसके अंदर से गुजारेंगे तो इसके अतराफ में क्या होगा, इसके अतराफ में मैग्नेटिसी मैदान तैयार हो जाएगा। तो मैग्नेटिसी मैदान तैयार हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस मैग्नेटिसी मैदान में क्या होंगी, उस मैग्नेटिसी मैदान में कुव्वत के खतूत होंगे। मैग्नेटिसी कुव्वत के खतूत जो एन से शुरू होते हैं और एस पर क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। ऐसे होता है ना, हमारा एन से निकलते हैं एस पर ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी उसका डायरेक्शन किधर होगा, जब किसी सर्कुलर लूप के अंदर से बर्की रॉ गुजरेंगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी तो उसको हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसको हम राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम वहाँ पर समझ सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप लिए, ठीक है, जिसमें से आय बर्की रॉ बह रही है। तो आप क्या कीजिए, उस लूप को इस तरह से पकड़िए कि आपकी जो घूमी हुई उंगलियाँ है वो काय को जाहिर कर रही है, बर्की रॉ की सिमत को जाहिर कर रही है, और आपका जो स्ट्रेट अंगूठा रहेगा ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं आप, तो ये जाहिर करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहेंगी वो इस तरह से क्या होंगी, ऊपर की तरफ होंगी। ठीक है, करंट का फ्लो इस तरह से, आपकी घूमी हुई उंगलियां जो है वो करंट की डायरेक्शन को जाहिर कर रही है, और आपका जो थंब है जो ऊपर के ऊपर, जो आपका अंगूठा जो ऊपर की डायरेक्शन बता रहा है, जो ऊपर की तरफ जो आपका अंगूठा है वो काय को जाहिर कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर रहा है, जाहिर कर रहा है। तो इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी वो किस तरफ रहेंगी, ऊपर की तरफ रहेंगी। अगर यहाँ करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, करंट अगर क्लॉकवाइज ना होते हुए एंटी क्लॉकवाइज सिम्त में है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सिम्त में था, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज सिम्त में आ जाए, क्लॉकवाइज सिम्त में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज सिम्त में अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रहेंगी वो नीचे की तरफ रहेंगी, इस लूप के मुस्तवी में किधर रहेंगी, अंदर की नीचे की तरफ रहेंगी इस तरह से। ठीक है, और ये आपकी स्क्रीन की तरफ। ठीक है, अगर लूप इस तरह से है सर्कुलर फॉर्म में, इस पेज के ऊपर अगर लूप है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी वो इस तरह से रहेंगी ऊपर की तरफ, उनका डायरेक्शन। जब करंट कैसे गुजरेगा, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में करंट इसके अंदर से फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी वो उमूदन रहेंगी लेकिन नीचे की तरफ रहेंगी। तो इस सरफेस के नीचे की जानिब क्या रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन कि हमको यहाँ पर यही बोला गया कि अगर किसी दायरवी हल्के से अगर बर्की रॉ गुजरती है तो उसके अतराफ जो मैग्नेटिसी मैदान तैयार होगा तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, या उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी मैग्नेटिसी क़ुव्वत की क्या करना है, वजाहत करना है। तो आप इसको पढ़कर भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। आपको राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है, आपकी मुड़ी हुई उंगलियां बर्की रॉ को जाहिर करेगी, और आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ है तो वो क्या बता रहा है कि मैग्नेटिसी क़ुव्वत के खतूत का जो डायरेक्शन रहेगा वो आपकी स्क्रीन की तरफ रहेगा। ठीक है, यानी आपने इस तरह से अगर देख रहे हैं आप राइट हैंड रूल, तो ये जो उंगलियां हैं आपकी वो करंट को जाहिर कर रही है, और ये जो आपका थंब है ऊपर की तरफ ये काय को जाहिर कर रहा है, मैग्नेटिसी क़ुव्वत के खतूत को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर भी इस तरह से बताया गया, ये एक कॉइल लिया हमने, ठीक है, इसके अंदर में हमने बर्की रॉ गुजारे तो उसके सबब जो मैग्नेटिसी क़ुव्वत का खतूत रहेंगे वो इस तरह से स्ट्रेट रहेंगे, जैसे सीधी बीच की लाइन दिख रही है आपको। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है इस दरमियानी लूप के लिए। ठीक है, ये दरमियानी लूप में से जब बर्की रॉ गुजरेंगी तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन रहेगा वो इस मुस्तवी में, इस दायरवी कॉइल के मुस्तवी में क्या रहेगा, उमूद रहेगा, या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहेंगी, इस मुस्तवी पर क्या रहेंगी, उमूदन रहेंगी। अब यहाँ पर इधर भी दो कॉइल लिए गए, इधर भी दो कॉइल लिए गए, अगर आप इनका डायरेक्शन चेंज करते हैं, इधर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इधर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो क़ुव्वत की खतूत रहेंगी वो हमेशा क्या रहेंगी,
एक ही सिमत में रहेंगी ऊपर की तरफ। अगर ये दो मौसिल तार के अंदर अगर आप मुखालिफ सिमत में अगर बरक़ी को अगर गुजारते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी वो इस तरह से मिलेंगी आपको, ठीक है। ये इस कॉइल की वजह से मिल रही है आपको और ये वाली इस कॉइल की वजह से मिल रही है, ठीक है। और ये इस तरफ दो कॉइल है तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर हमने बता दी, और जो बीच की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस मौसिल तार की वजह से क्या हो रही है, तैयार हो रही है। कि जब किसी सर्कुलर लूप से हम बरक़ी गुजारते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से निकलती है और उनका डायरेक्शन किस तरफ होता है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से डायग्राम के ज़रिए भी समझ सकते हैं, और इसके लिए यहाँ पर हमको लिख कर भी दिया गया है, ठीक है। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसी के ऊपर से कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है किसी सर्कुलर लूप से, तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह मूव करती है, बिहेव करती है, ठीक है। यानी जब किसी हम सर्कुलर लूप से हम जब बरक़ी गुजारते हैं, जैसे यहाँ देखिए मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन है इस तरह से हमारे पास में सर्कुलर लूप है, इसके अंदर से अगर जब हम बरक़ी गुजारते हैं इस तरह से, अगर I करंट इसमें से गुजरता है तो इसके अतराफ में हमको कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलती है। इस तरह से हमको क्या मिलती है इसके अतराफ में, अभी हमने देखे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको क्या होती है, दिखाई देती है, ऊपर N और नीचे S, ठीक है। इस तरह से ऐसे होता है ना, जब हम किसी कॉइल के अंदर से बरक़ी को गुजारते हैं तो उसके अतराफ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उनका जो शेप होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सवाल के अंदर कि जब किसी कॉइल में से, दायरवी कॉइल में से बरक़ी गुजारी जाती है तो उसके अतराफ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है तो वो किसकी तरह होती है, वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह होती है। जैसे हम एक मैग्नेट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एक मैग्नेट है हमारा, N पोल है इसका और ये इसका S पोल है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होंगे, N से कुव्वत के खतूत निकलेंगे, S से निकलेंगे, सॉरी S से निकलेंगे, N पर ख़त्म होंगे, तो S से निकलेंगे N पर ख़त्म होंगे। इस तरह से यहाँ पर भी S से निकलेंगे N पर ख़त्म होंगे, इधर भी S से निकलेंगे, इस तरह से निकलेंगे, N पर ख़त्म होंगे, और कुछ इस तरह से रहेंगे, ठीक है। नहीं, जिस तरह से एक मैग्नेट के अतराफ में हमको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट देखने को मिलता है, उसी तरह से हमको जब किसी कॉइल सर्कुलर लूप के अंदर से हम बरक़ी गुजारते हैं तो उसके अतराफ भी हमको मैग्नेटिक डायपोल देखने को मिलता है। यानी इनके अतराफ में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है उसी तरह से इस कॉइल के अतराफ में भी जब हम इसमें बरक़ी गुजारते हैं तो उसके अतराफ में भी हमको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलती है। जिस तरह से यहाँ पर इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उसी तरह से हमको यहाँ पर भी इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो हमको पता है कि हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिस की एक कुतबी ताकत लेते हैं, किसी एक कुतुब की कुतबी ताकत और उसका महवर से और उनके दरमियान का फासला लेते हैं हम 12, तो ये जो होता है ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है इस बार मैग्नेटिस के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मिलेगा हमको, जाहिर सी बात है जब यहाँ पर सेम फील्ड लाइन है, जिस तरह इसमें फील्ड लाइन बन रही है उसी तरह इसमें भी फील्ड लाइन बन रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमको, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मिलेगा। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो रहता है यहाँ पर वो हमारा, यहाँ पर ये बार मैग्नेटिस के लिए होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो हमारा वो करंट I के साथ रास्ता तनासुब में होता है, ठीक है। यानी जितना हम करंट I को बढ़ाएंगे उतना इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है इस कंडक्टर का, करंट कराइंग कंडक्टर का, तो वो इसके रकबे के साथ में, ये जो आपका जो कॉइल है उसका जो रकबा है वो A कंसिडर करते हैं हम, तो उसके साथ में जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है आपका इसका वो रास्ता तनासुब में होता है, ठीक है। जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्रॉस A, ठीक है। अब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाना है तो यहाँ से कांस्टेंट निकल कर आएगा, M इज़ इक्वल टू K I क्रॉस A। अब यहाँ ऐसा यूनिट में रख देते हैं हम सबकी कीमत, तो यहाँ K की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट की वैल्यू 1। तो यहाँ जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मिलेगा इस सर्कुलर कॉइल का या सर्कुलर लूप का, हमको वो क्या मिलेगा, M इज़ इक्वल टू I क्रॉस A, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उसी तरह से इस सर्कुलर रूप में से जब हम बरक़ी गुजारते हैं तो उसके अतराफ जो मैग्नेटिसी मैदान तैयार होता है तो उसका भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। यानी इन दोनों के जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इस N पोल और S पोल की वजह से होता है जो कि नेचुरली उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ जब हम इसमें बरक़ी गुजारते हैं तब हमको मैग्नेटिक डायपोल वहाँ पर मिलता है। यानी बरक़ी गुजारने के बाद में क्या होता है, कॉइल के अतराफ में मैग्नेटिसी मैदान तैयार होता है और उसका जो मैग्नेटिसी
दो कुतुबी म्यारे असर होता है m, वो इज इक्वल टू होता है I क्रॉस A के। A क्या है, उस कॉइल का रकबा है। ठीक है, तो यही सवाल दिया गया है कि वजाहत कीजिए बर्क गुजार दायरवी हल्का हमेशा एक मैग्नेटिक डायपोल के मानदिन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बर्क गुजार दायरवी हल्का नुमा तार के महवर पर तैयार होने वाला मैग्नेटिसी माला। अभी हमने फाइंड किए कि महवर के ऊपर जो मैग्नेटिसी माला होता है पॉइंट P के लिए हमने निकाले थे Z एक्सिस पर, तो क्या मिला था हमको, BZ इज इक्वल टू μ0/2 I R² प्लस R² का पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कंसिडर करते हैं हम कि Z जो है वो बहुत दूर है, बहुत वो दूरी पर है। ठीक है, पॉइंट P जो है हमारा बहुत दूरी पर है, इसलिए जो R होगा उसके मुकाबले Z के मुकाबले, ठीक है, वो कैसा रहेगा हमारा, वो बहुत छोटा रहेगा। जैसे यहाँ देखिए आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये Z यहाँ से यहाँ तक का जो फासला हमारा Z था, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि Z जो है हमारा Z बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो जब ये बहुत बड़ा रहेगा तो ये जो स्मॉल R कैपिटल R रहेगा ये हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है नहीं, जब हमारा Z का जो फासला है अगर वो बहुत ज़्यादा कर लेंगे हम, तो ये जो निस्फ कुत्र रहेगा ये क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, पॉइंट P को ऊपर लेके जाते जाएंगे, यानी Z बढ़ाते जाएंगे आप, तो R क्या होते जाएंगे आपके लिए, बहुत छोटा होते जाएगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि एक कंडीशन ऐसी है कि R करीब करीब हमारे को 0 मिल गया, यानी R की वैल्यू क्या होगी हमारी, सिफर होगी। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि अगर Z बहुत बड़ा हो तो कैपिटल R क्या हो जाएगा हमारा, 0 के करीब करीब हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है इसमें हम R की वैल्यू जो है यहाँ पर, ये R की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। ठीक है, तो 0 हो गया, तो यहाँ पर इसका पावर क्या बचा, इस तरह से इक्वेशन हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Z का पावर क्या रहेगा 3। तो BZ इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, I/R²/Z3। ठीक है, यहाँ पर पाए से हम तकसीम भी करेंगे, ज़रब भी करेंगे, यानी पाए ऐड कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमको ज़रब तरफैन के नसब नुमा और शुमार को निंदा में उसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पाए को ऊपर भी रखेंगे और तकसीम में भी रख देंगे, पाए से पाए कैंसिल होगा तो ये इक्वेशन आएंगी। ठीक है, यहाँ पर पाए R² हो गया, यहाँ पर पाए तकसीम में आ गया। ठीक है, तो ये होगा 2 पाए। अब यहाँ पाए R² बोले तो क्या है, उस दायरवी हल्के का क्या है, रकबा है, तो हम पाए R² की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो यहाँ एरिया आ गया। अब यहाँ देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो I क्रॉस A होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, ये बताया हमने आपको। M इज इक्वल टू क्या होता है, I क्रॉस A। ठीक है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। उसकी तारीफ के मुताबिक मैग्नेटिसी दो कुतुबी म्यारे असर के मुताबिक I क्रॉस A क्या होता है, उस कॉइल की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है उसका मैग्नेटिसी दो कुतुबी म्यारे असर होता है। तो उसको यहाँ स्मॉल m से जाहिर किया गया, तो स्मॉल m यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू I क्रॉस A। तो I क्रॉस A है हमारे इक्वेशन 3 में, तो I क्रॉस A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m, यहाँ स्मॉल m रख देंगे हम। ठीक है, इक्वेशन 3 में I क्रॉस A की जगह पर। तो ये जो फार्मूला मिल गया हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको 4 पाई लेना है, 2 पाई की काय में कन्वर्ट करना है 4 पाई। इसलिए करते हैं हम क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास में μ0 अगर 4 पाई रहा तो इसकी जो कीमत आती है वो 10⁻⁻7 आती है। तो ये आसानी हो जाती है हमको न्यूमेरिकल के लिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ μ0/2 पाई है, तो इसको 4 करना है मुझे, तो इसको 2 से ज़रब देना पड़ेगा। तो नसब नुमा में जब हम 2 से ज़रब दे रहे हैं तो शुमार को निंदा में भी 2 से ज़रब देना पड़ेगा, जब जाके ये 4 होगा और ऊपर 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएंगी, μ0/4 पाई 2m/Z3। तो ये हो गया हमारा कि जिस तरह से एक बार मैग्नेटिस का दो कुतुबी म्यारे असर होता है, ठीक है, जिस तरह से एक बार मैग्नेटिस के अतराफ में हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलती है, ठीक है, उसी तरह से एक सर्कुलर लूप के अंदर से जब हम बर्की रॉ गुजारते हैं तो उसके अतराफ में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है और उनका भी क्या होता है, मैग्नेटिसी दो कुतुबी म्यारे असर होता है। तो ये जो फार्मूला अभी निकाले हमने, इससे ये साबित होता है कि बर्क गुजार दायरवी हल्का हमेशा एक मैग्नेटिसी दो कुतुब के क्या होता है, मानिल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, थैंक्स।